हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। स्वागत है आपका 30 डेज सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले हम लोग समझेंगे प्रोनाउन होता क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में कैसे आते हैं। थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है क्योंकि चूंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं, यू नो दैट ग्रामर में हमें काफ़ी टाइम चाहिए। बट बिफोर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और कुछ मोटिवेशनल कमेंट्स में डाल दिया हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रोनाउन में ही एक वर्ड छुपा है, नाउन। देखिए आप, प्रोनाउन में क्या छुपा हुआ है? नाउन छुपा हुआ है। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर आ जाए। नाउन प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दे कैन नॉट कम टुगेदर। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इसकी परिभाषा अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया गया हो या नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया हो। तो सबसे पहली बात तो वी नीड टू नो कि नाउन क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस को अगर आप पार्ट स्पीच के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक नाउन है। ये कौन सी नाउन है? ये एक प्रॉपर नाउन है। पीपी का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं चाहता हूं कि मैं राम की जगह पर नाम न बोलूं और बिना नाम बोले बोल दूं कि अच्छा लड़का है। तो बेसिकली मैं यहां पर बोलूंगा कि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहां पर मैंने राम की जगह पर बोल दिया ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर ये जो ही है ना दोस्तों, ये ही प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई सा भी शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह पर आ जाए, वहां पर हमें जो है प्रोनाउन लगाना होता है। नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। बात यह आती है कि सर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब किसी का नाम राम है तो उसको राम बोलने में क्या दिक्कत है? किसी का नाम जैकलीन है तो जैकलीन बोलने में क्या दिक्कत है? अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आपको बोला जाए कि जैकलीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब आपको अगर इसको लिखना हो तो क्या आपको जैकलीन की स्पेलिंग आएगी? कुछ लोगों को नहीं आएगी। अब जिन लोगों को नहीं आएगी वो क्या करेंगे? वो जैकलीन की जगह क्या लिखेंगे? शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अंडरस्टैंड? तो अल्टीमेटली प्रोनाउन हमारा काम आसान कर देता है। क्या कर देता है? आसान कर देता है। इसका इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि जब एक से ज़्यादा नाम आ जाते हैं, जब नाम क्या हो एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तब भी हम प्रोनाउन हमारी मदद करता है। मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर का इंसान है, बहुत ही हेल्प करता है हमारी। अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि राहुल, रमेश एंड रहीम आर गुड फ्रेंड्स। दोस्तों सेंटेंस को आप देखिए, राहुल, रमेश एंड रहीम आर गुड फ्रेंड्स। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मुझे अगर बार बार इसको रिपीट करना है कि राहुल, रमेश एंड रहीम अच्छे दोस्त हैं, राहुल, रहीम एंड रमेश मार्केट जाते हैं, राहुल, रहीम एंड रमेश खाना खाते हैं, तो मैं क्या इनका बार बार तीनों का नाम लेना जरूरी समझूंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा, इन तीनों की जगह पे एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लूंगा, दे, और मैं क्या बोल दूंगा कि दे आर गुड फ्रेंड्स। क्या बोलूंगा मैं? दे आर गुड फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो दे है ना, इसने मेरा काम आसान कर दिया, बिकॉज आई डिड नॉट नीड टू यूज दीज 3 वर्ड्स। मुझे इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करने की नीड नहीं है। मैंने ये दे इस्तेमाल करके काम बना लिया। अल्टीमेटली प्रोनाउन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रोनाउन स्पेशली किस लिए बनाया गया है? प्रोनाउन बनाया गया है रिपीटेशन को रोकने के लिए। जब भी कोई नाउन रिपीट होती है बार बार, तो हम और नाउन एक से ज़्यादा होती तो वहाँ पर हम सभी नामों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। दैट इज़ वाई प्रोनाउंस आर देयर। प्रोनाउंस 5 से 6 प्रकार की होती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल प्रोनाउन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और सारे टाइप्स बताऊंगा। दोस्तों ये बेसिक सा कंसेप्ट है। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, जिन्हें हम सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं, उन्हीं का नाम प्रोनाउंस है। तो इसीलिए आपको समझना है नाउन और प्रोनाउन क्या होता है।
जो नाउन की जगह पर आए। दूसरा जो प्रोनाउन, मेनली जो प्रोनाउन होते हैं ना वो आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट होते हैं, जिनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। और बाकी आपको इस तरीके से एग्जांपल्स को याद रखना है कि भाई प्रोनाउन के दो काम होते हैं, एक तो नाउन की जगह पर आना और दूसरा नाउन के रिपीटेशन को रोकना, नाउन के पुनरावृत्ति को रोकना। जैसे यहाँ पर मैंने राहुल, रमेश और रहीम की जगह पर दे आर गुड फ्रेंड्स लिख दिया, ताकि मुझे इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखना पड़े, ना बोलना पड़े और सामने वाला समझ भी जाए। अभी हम चलते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की ओर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स की। देखिए मैंने प्रोनाउन के टाइप्स यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर लिए ताकि आपको टाइम दिक्कत ना दे, टाइम बच जाए आपका। नाउ सी गाइस, वी हैव द ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वैसे तो 10-11 टाइप्स भी हो सकते हैं प्रोनाउन के, लेकिन ये मैंने वो टाइप्स लिखे हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने डैश डाल दिया क्योंकि ये दोनों ही टाइप सेम होते हैं। अब चलिए एक एक को करके समझते हैं। ये लिखा हुआ इतना काफ़ी नहीं है, मुझे पता है, हमें बार बार एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। तो ये वाली जो स्पेस है दैट आई एम गोइंग टू यूज टू एक्सप्लेन यू। नाउ सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन की टाइप होती है वो होती है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी होती है? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें हम 7 वर्ड्स रखते हैं, ही, शी, इट और आई, वी, दे, यू। स्पोकन की टाइम पे मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि किस तरीके से हम दोनों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमेशा पर्सनल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति को रिप्लेस करती है, किसी व्यक्ति या उसके ग्रुप को रिप्लेस करती है। जैसे मैंने कहा कि राधिका इज स्टूडेंट। राधिका एक लड़की है। मैंने राधिका का नाम मुझे नहीं लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर राधिका की जगह पर क्या लिख दूंगा? शी इज अ स्टूडेंट। शी इज अ स्टूडेंट दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर राधिका की जगह पर क्या कर दिया? शी लिख दिया। तो यहाँ पर ये शी क्या कर रहा है? राधिका को रिप्लेस कर रहा है। राधिका एक नाउन है क्योंकि किसी का नाम है, और जो किसी नाम की जगह पर आए वो प्रोनाउन होता है। इसी प्रकार ही, शी, इट। इट कब आता है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इट का इस्तेमाल हम लोग जानवरों के लिए करते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है। इट का इस्तेमाल हम लोग किसी वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वह कुत्ता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि वह कुत्ता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको अगर मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है, तो मैंने मान लो स्पोकन में सीखा है कि वह के लिए ही लगाते हैं, तो ही इज अ डॉग, जो कि ग्रामेटिकली क्या है? गलत है। कोई भी जानवर को हम लोग इंसान के वाले वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेक्ट वाला क्या होगा? इट इज अ डॉग, ये करेक्ट वाला है। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है एग्जाम में कि एग्जाम में किसी जानवर या किसी ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है या फिर कोई जानवर का नाम है, उसके लिए हम लोग ही, शी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही और शी का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग इंसानों के लिए करते हैं। अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट में किसका जिक्र है, किसी जानवर का, किसी वस्तु का जिक्र किया गया है, तो हमें यहाँ पे इट लगाना है या फिर दिस लगाना है। तो इट इज अ डॉग, ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा। तो ये इट भी कहाँ रखेंगे? हम पर्सनल प्रोनाउन में रखेंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये सारे जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये जो सारे के सारे होते हैं, 7 ये प्रोनाउन होते हैं। अब अल्टीमेटली जो इनके टाइप्स हैं ना प्रोनाउन के, इन प्रोनाउन के टाइप्स में इन्हीं को बार बार रिप्लेस किया गया है। जैसे सेकंड टाइप हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों पजेसिव का मतलब क्या होता है? ये लिखा है यहाँ पे पजेशन। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार। अंग्रेजी पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी अगर वर्ड लिखा है उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी भी चीज पर अधिकार। दोस्तों जब हम कोई वस्तु की बात करते हैं, जैसे ये पेन है, अब किसी ने पूछा कि किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, तो मैं बोलूंगा यह पेन सिर्फ मेरा है, मतलब मेरा पेन है ये। तो मैं क्या बोलूंगा? माइन। क्या बोलूंगा? माइन, मेरा। तो उसी प्रकार दोस्तों अंग्रेजी में क्या होता है कि ये जो माइन, अवर्स, योर्स, दियर्स, जो इनसे ही निकले ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। कंडीशन एक होनी चाहिए कि कोई भी जब प्रोनाउन आएगा पजेसिव तो वो अकेला आएगा, किसी के साथ नहीं आ सकता। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जैसे मैंने बोला कि दिस इज माई बैग, मैंने क्या कहा? दिस इज माई बैग। तो ये वाला जो शब्द है ये प्रोनाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अकेला नहीं आया, इसके साथ बैग नाउन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि नाउन और प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आ सकते, दे कैन नेवर कम टुगेदर। ये साथ में आ रहे तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसा बोलूं कि दिस
बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। तो यहाँ पर जो माइन है ये एक प्रोनाउन है, अकेला आया है क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए ये माइन शब्द यहाँ पर लिखा है ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है आपको पता होना चाहिए, ये पजेसिव प्रोनाउन है। सो दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, दिस बैग इज माइन। तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु के साथ, जब किसी चीज के साथ माय लगा हो तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे माय बैग तो माय एडजेक्टिव है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि माय बैग, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है। जैसे हर हाउस, उसका मकान, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि हिज पेन, उसकी पेन, तो ये एडजेक्टिव। ये कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकते। प्रोनाउन कब होंगे, जब ये वाले शब्द आएंगे अकेले, या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, तभी ये प्रोनाउन कहलाएंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो ग्रामेटिकली कभी कभी एग्जाम में ग्रामर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्रामर में क्वेश्चन कैसा आता है, अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 12th में हैं तो एरर डिटेक्शन आता है। एरर को पहचानने वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे और आपको पूछेंगे किस पार्ट में एरर है, तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको सबको बताना है किस पार्ट में एरर है, मुझसे पहले बता देना। राहुल is a boy who studies in 10th, and says this book is mine book। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको हिस्से कर देगा, इसके पार्ट्स कर देगा। बोलो भाई किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में एरर है। ये 4 पार्ट बना दी, ABCD 4 पार्ट्स हो गए। किस पार्ट में एरर है, आपको हमेशा सब्जेक्ट को देख के चलना है। राहुल इज अ बॉय, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राहुल एक लड़का है, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं, क्योंकि राहुल एक सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है। हु स्टडीज, हु मतलब राहुल है, राहुल एक है, इसलिए यहाँ पे स्टडी को स्टडीज कर दिया है क्योंकि एक वर्ब है। तो जो पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है। और से यानी कहता है, और क्या कहता है, दिस बुक इज माइन बुक, यह किताब सिर्फ मेरी किताब है। तो यहाँ पर ये एरर है, क्यों, क्योंकि ये अकेला आता है, माइन हमेशा अकेला आता है, किसी नाउन के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोनाउन है ना, और ये नाउन है। तो यहाँ पर एरर है, इसलिए इस पार्ट को हम टिक करेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको, यहाँ से यहाँ तक सही था, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को साथ में कर दिया, जो कि नहीं हो सकता है, दैट इज वाई एरर। यहाँ पर होना क्या था, दिस बुक इज माई बुक, माई बुक आ सकता था, या फिर दिस बुक इज माइन, ये आ सकता था, दोनों साथ में नहीं आ सकते थे। ठीक है, करेक्ट होने की सिचुएशन 2 हो सकती है, एक तो आता है कि सिर्फ माइन आ जाता, ये भी करेक्ट है, या फिर आ जाता माई बुक, ये भी करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, लाइक ठोक दो, शेयर करिए, आगे बढ़ जाते। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो यहाँ पर जो लिखे हैं ना, यहाँ पर जो लिखे हैं ना, ये आई का माइन, तो किसका किसका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आई का पजेसिव जो प्रोनाउन होता है ना, वो माइन होता है। वी का जो पजेसिव होता है ना, वो अवर्स होता है। दे का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ना, वो दियर्स होता है, मतलब सब में एस लग जाएगा। उसके अलावा ही का होता है, ही का तो हिजी होता है, और शी का हर ही होता है। ठीक है, और इट का कुछ होता नहीं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये 5 जो हो गए, एक और कुछ बचा यू, और यू का योर्स होता है। तो ये आपको बेसिकली कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ये रखना है कि भाई किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ये आपको रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं समय को देखते हुए। दोस्तों मुझे बताना तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय बहुत लंबा हो जाता है, क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्टकट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी लंबी क्लास को चला पाऊँ। आगे जाते हैं दोस्तों, थर्ड टाइप देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब इस शब्द को समझिए, यहाँ पर एक शब्द छुपा हुआ है, डेमो। डेमो का मतलब होता है दिखाना। जैसे आप कहीं जाते हो तो आप बोलते हो ना कि सर डेमो मिलेगा क्या, मतलब किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना। जैसे मैंने कहा कि यह पेन है, तो जब कोई शब्द नाउन की ओर इशारा करे, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई शब्द नाउन की ओर इशारा करे, वो जो इशारा करने वाला शब्द होता है ना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि यह पेन है, दिस इज पेन, तो यहाँ पर ये दिस क्या बता रहा है, दिस क्या बता रहा है, दिस इज पेन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज अ
पेन, ये बात समझिए। तो यहाँ पर this मतलब यह क्या है, यह पेन है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है this, ये अकेला खड़ा है, अकेला सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि डेमो बता रहा है कि दिस इज अ पेन। क्या बता रहा है, दिस इज अ पेन। अब आपको समझना क्या है, ऐसे कौन कौन से शब्द है जो आपको डेमो देंगे। तो एक तो this और एक दैट और दीज और दोज, ये 4 शब्द हमेशा आपको दिख जाएंगे, पर इनका इस्तेमाल हमें सही करना है। जब भी हम दिस का इस्तेमाल करेंगे तो दिस और दैट का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर वर्ड के लिए किया जाता है। इनके साथ हमेशा इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सिंगुलर वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, दीज आने वे, ये हमेशा ही प्लूरल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा, वो प्लूरल होगा। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के लिए होंगे, ये प्लूरल होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल जब लिखेंगे ना, तो दिस या दैट ऑब्लिक करके हमेशा इज का इस्तेमाल होगा। दिस या दैट, माई बैग या पेन, ये पेन है। लेकिन जब अगर आपने समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने इन दोनों में से कोई शब्द लगाया, आपने दीस या दोस्त लगाया, तो इनके साथ हमेशा आपको आर लगाना है। और जब अगर आपने आर लगाया तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल बन जाएगा, अगर वो काउंटेबल है तो यहाँ पर पेन्स हो जाएगा। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट। आपको समझना ये है दोस्तों कि दिस और दैट हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो इज आना है, इन दोनों के साथ इज लगाना है। ये दोनों प्लूरल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो आपको आर लगाना है, और आर लगाया है तो यहाँ पर प्लूरल करना जरूरी है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ कि देखो कितना प्यारा कंसेप्ट समझाया सर ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू इन द स्पोकन क्लासेस, इंडेफिनिट मीन्स विच इज नॉट सर्टेन, मतलब अनसर्टेन, मतलब जो निश्चित नहीं हो, जिसके बारे में हमारे पास डाटा नहीं हो। जैसे ऑल, ऑल मतलब सभी, लेकिन सभी कौन है हमें नहीं पता है। जैसे मैंने कहा कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे बच्चे हो, पर आप में से मैंने किसी का नाम नहीं बताया। मैंने कहा सभी को बुला लाओ, कॉल ऑल, सभी को बुला लाओ, पर भाई ऑल कौन? अब मान लो ये ऑल क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, आपको सेंटेंस ही समझ में आता है ना। राधा, रमेश, महेश, है ना, राधा, रमेश, महेश एंड सुरेश आर गुड। ये सब क्या है? अच्छे। मैंने क्या कहा? ये सब अच्छे। अब मैं थोड़ी चाहूँगा कि मैं इतने सारे नाम बोलूँ, तो मुझे किसी का नाम नहीं बोलना है, क्योंकि किसी का एक का भी नाम छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, उनको बुरा लग जाएगा। तो इन सभी नामों की जगह पर मैं क्या लिखूँगा दोस्तों? मैं लिखूँगा ऑल आर गुड। पर ये ऑल में मैंने किसी को नाम नहीं बताया, मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल में कौन कौन आया है, कौन छोटा है, कौन आया है, पता नहीं है। ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनमें हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल तो करते हैं, पर कंफर्म नहीं होता है, उनकी जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। कितने होते हैं? ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, है ना, सम मतलब कुछ, मैनी। अब इनको ही डिटरमिनर्स ही बोलते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स कब बनेंगे? ये जब इनके साथ कोई नाउन आ जाएगी। लेकिन जब ये अकेले आएंगे, जब ये वर्ड अकेले आएंगे ना, तब ये प्रोनाउन कहलाएंगे। सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे लोग, एनीबडी मतलब कोई, जैसे कॉल एनीबडी, किसी को भी बुला लो, एनीबडी मतलब कोई भी। समबडी मतलब किसी को, समबडी मतलब कॉल समबडी फॉर हेल्प, मतलब किसी को बुला मदद करने के लिए, कॉल समबडी फॉर हेल्प। क्योंकि यहाँ पर हमें नाम नहीं पता है किसी नाउन का, तो हमने यहाँ पे ये वाले वर्ड इस्तेमाल कर दिए। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव जस्ट गिव मी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मुझे दे दो, मतलब जैसे मेरे पास सारा ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, एनीबडी, समबडी, एनीवन, ठीक है, ऑल या सम, फ्यू, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहाँ रखते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखते हैं। इनके साथ आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें, कि जब भी जैसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जैसे ऑल या सम, इनके साथ हमेशा क्या आएगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। जबकि एनीबडी, समबडी, है ना, जब बडी लगा हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव को हम पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी होती है दोस्तों, यहां देखिए रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्सिव को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, ये जो वर्ड है इसको देख के क्या समझ में आता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि आपका खुद का प्रतिबिंब, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, आईने के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, खुद का चेहरा। तो ये भी वही बोलता है कि जब कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ जाती है, उसी का रिफ्लेक्शन उसी के सेंटेंस में होता है। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, आई लाइक माई सेल्फ। तो यहां पर ये आई का रिफ्लेक्शन पड़ा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताती है कि जब भी आप रिफ्लेक्शन वाली बात करोगे तो यहां पर जो प्रोनाउन होगी उसी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, किसी और का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कि यहां पर आपने आई लिखा है और यहां पर आपने लिख दिया आई लाइक योर सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आपको आई का माई सेल्फ, उसी प्रकार जितने भी यहाँ पे प्रोनाउंस हैं इन सब के रिफ्लेक्शन होते हैं, तो उन्हीं को जो है आपको रिफ्लेक्स करना पड़ता है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही लाइक्स डैश, ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी इट्स सेल्फ एंड ऑप्शन डी हिमसेल्फ। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर आएगा, बताइए, कमेंट बताइए कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही है, तो ही का हिम सेल्फ होता है, तो ही का हिम सेल्फ होता है तो ये वाला आएगा, क्योंकि ये माई सेल्फ तो आई का होता है, हर सेल्फ शी का होता है, इट सेल्फ इट का होता है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा। उसी प्रकार दे का देम सेल्फ हो जाएगा। दे और वी में ध्यान रखना है, जो दे का होता है ना दोस्तों, दे का देम सेल्फ नहीं लगेगा, उसमें सेल्फ्स लग जाएगा, तो यहाँ पे हो लग जाएगा देम सेल्फ्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चूंकि एक रूल है नाउन का कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एफ आता है और एफ से ज़्यादा अगर उसे हमें प्लुरल बनाना हो तो एफ को हटाकर हम वी एस लगाते हैं। तो यहाँ पर था तो सेल्फ ही, देम सेल्फ, लेकिन चूंकि दे का मतलब होता है एक से ज़्यादा, दे मतलब एक से ज़्यादा, सो दैट इज वाई यहाँ पर दे का देम सेल्फ्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उसी प्रकार दोस्तों होता है आपका वी, तो वी का क्या होता है, आवर सेल्व्स होता है, क्योंकि वी मतलब एक से ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि हमने सेल्व्स क्यों लगाया है, क्योंकि बाकी सब में तो सेल्फ है, क्योंकि बाकी सब में व्यक्ति एक की बात हो रही है, लेकिन जब एक से ज्यादा की होगी तो सेल्फ की जगह पर क्या लगेगा, सेल्व्स की जगह पर क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा, जब एक से ज्यादा की बात होगी। तो आपको सभी इन प्रोनाउंस के, ये जो प्रोनाउन, इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस याद होने चाहिए ताकि सेंटेंस में आप सही कर पाए। अब ग्रामेटिकली आपको गलत नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर बेसिकली वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, जो रिलेट करे, क्या करे, रिलेट करे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिलेट करना। मैं आपको बताता हूं कैसे रिलेट करती है, देखो कैसे रिलेट करते हैं। हु मतलब होता है कौन या जो, जब भी ये रिलेट करेंगे ना तब आपको इनका मीनिंग जो निकलेगा या जिसे निकलेगा। हु मतलब जिसे या जिसको, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन भी बनाएंगे, ये जो वर्ड्स है ये क्वेश्चन भी बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कब बनाएंगे, जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएंगे। लेकिन जब रिलेशन बताएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनाते, इनका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे मैंने कहा आई लाइक द बॉय, आई लाइक द बॉय हु ऑलवेज स्माइल्स। अब मैंने क्या बोला, मुझे वो लड़का पसंद है जो हमेशा स्माइल करता है। तो यहां पर देखिए वो, अब यहां पर आई लाइक द बॉय, मुझे लड़का पसंद है, जो, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, जो। तो ये रिलेशन बना रहा है। क्या रिलेशन बना रहा है, इस सेंटेंस के बीच में, इस सेंटेंस के बीच में क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है।
इस सेंटेंस को इस हिस्से से जोड़ रहा है। सो दैट इज वाई ऐसा कोई शब्द जो संबंध बताता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में आकर सब्जेक्ट और वर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए सब्जेक्ट कहलाएगा हु। तो जब हु बीच में आता है, विच बीच में आएगा तो क्या होगा, विच बीच में आएगा तो क्या होगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। जब ये स्टार्टिंग में आते हैं तो ये क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। जैसे विच की बात करता हूँ, ये विच भी का मीनिंग भी जो निकलता है, जैसे आई, समझने की कोशिश करना दोस्तों, आई नीड द बुक, मुझे बुक चाहिए, विच आई हैड गिवन यू यस्टरडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर यस्टरडे, ठीक है। मुझे वो किताब चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दी थी, तो मुझे किताब चाहिए, आई नीड द बुक, कौन सी, विच मतलब जो मैंने तुम्हें कल दी थी, विच आई हैड गिवन यू यस्टरडे, तो विच मतलब यहां पर किताब की बात कर रहे हैं। सो दैट इज वाई विच आई गेव यू। तो दैट इज वाई ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों। ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में भी काम कर रहा है। तो जब कोई भी प्रोनाउन दोस्तों, जब कोई भी प्रोनाउन आपको जब ऐसा लगे कि कोई भी प्रोनाउन जब क्वेश्चन का निर्माण नहीं कर रहा हो, कोई भी WH वर्ड जो संबंध बता रहा हो, उसको हम रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है दोस्तों, जब ये लोग सब क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि हु आर यू, तो यहाँ पर ये जो हु है ये किसी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर हु कौन है, कोई नाउन होता, अगर हमें पता होता तो कोई नाउन यहाँ पर होता ना कि राहुल है, रहीम है, रमेश है, लेकिन हु आर यू, पता नहीं तुम कौन हो, तो यहाँ पर कोई नाम आता, नाम की जगह पर हमने हु लगा दिया। तो जब भी कोई WH वर्ड क्वेश्चन बनाएगा और नाउन की बात करेगा तो वो कहलाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने पूछा कि विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी, तो यहाँ पर जो विच है ना, ये भी एक प्रोनाउन है। जितने भी WH वर्ड्स होते हैं सारे प्रोनाउन नहीं होते हैं, कुछ एडवर्ब्स भी होते हैं, क्योंकि हर बार जो है किसी नाउन को रिप्लेस नहीं किया जाए। जैसे मैंने कहा हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील करते हो। अब यहाँ पर जो हाउ है ना, ये एक एडवर्ब है, क्योंकि हमारी फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, और ऐसा वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करे वो एडवर्ब होता है। इसीलिए हु, विच और हुम और व्हाट, यही लोग जो होते हैं ना, यही लोग जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं जब वो आगे आते हैं, और यही लोग जब बीच में आते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पर अल्टीमेटली जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ में इसको अच्छे से एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, सारे नोट्स बनाइए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप कि मैं कुछ हद तक जो है आपको प्रोनाउन समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। अगली क्लास में और समझेंगे बेहतर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है।